हमास ने इजराइल पर अचानक आक्रमण क्यों किया? Dozens more captured and taken into Gaza. Israel is still reeling from yesterday's surprise attack by Hamas. एक हिंदू और एक भारतीय को इजराइल से क्या सीखना चाहिए? אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. क्या हुआ था इतिहास में जो इजराइल और फिलिस्तीन शत्रु बन गए? किन कारणों से इजराइल आज जीवित है? कैसे आधुनिक यहूदियों ने शत्रुबोध के कारण अपना खोया क्षेत्र जीता और कैसे आधुनिक हिंदुओं को इजराइल से सीखना चाहिए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमास फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन जिसने इजराइल में घुसकर वहां के सिविलियंस पर आक्रमण कर दिया। फिलिस्तीन की मस्जिदों से नारे लग रहे थे यहूदियों और इजराइल के अगेंस्ट। और वहां के लोगों को भड़काया जा रहा था। हमास ने 3500 रॉकेट्स इजराइल पर छोड़ दिए। हमास के आतंकी इजराइल में पैराग्लाइड करते हुए चले गए और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद हमें वैसे ही दृश्य देखने को मिले जैसे भारत में 26/11 को देखने को मिले थे। दानव की मानव पर हुई त्रासदी के कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले जो शायद कभी इमेजिन किए जा सकते थे। Hundreds of men, women and children gunned down in their cars, homes and at a rave. The worst attack inside Israel since the formation of the nation in 1948. There's really no comparison. I mean, right now we're looking at 700 dead, as you said, inside Israel. Some of them are American. बूढ़ी महिलाओं को गन पॉइंट पर रखा गया। छोटे छोटे बच्चों के अपहरण के समाचार आम हो गए। महिलाओं से अभद्रता का एक नंगा नाच हमास के द्वारा इजराइल में किया गया। महिलाओं का अपहरण होने लगा। ये दृश्य देखकर लोगों को समझ आने लगा कि क्यों भारत की महिलाएं उस समय जौहर कर लिया करती थी। स्वरा भास्कर ने पद्मावत देखकर कहा था कि महिला मात्र वजाइना नहीं है, और आज वही स्वरा भास्कर फिलिस्तीन का इनडायरेक्टली हमास का सपोर्ट कर रही है। भारत की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसी वाणी सुनने को मिली। गौहर खान ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में ट्वीट किया और एक धड़ा फिलिस्तीन के पक्ष में बोलने लगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूर्ण समर्थन इजराइल को दिया, जो कि एक सही निर्णय भी है क्योंकि इजराइल ने भारत की मदद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की थी। फिर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी भारत को इजराइल से ही मदद मिली थी और कोविड के समय भी इजराइल से सपोर्ट भारत को मिला था। इजराइल में यह सब होने के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के अगेंस्ट युद्ध का शंख बजा दिया। אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. और फिर उसके बाद कुछ ऐसे समाचार देखने को मिले। Israel retaliating again with military strikes against Gaza. बात युद्ध की थी तो हर देश को अपनी साइड चुननी थी। यूएसए ने इजराइल को चुना और अपनी सेना, अपने हथियार इजराइल भेजने की तैयारी कर ली। President Biden speaking with Prime Minister Netanyahu again this morning, telling him a carrier strike group is on the way, as well as weapons, ammunition and fighter jets. जर्मनी, फ्रांस समेत कई अन्य यूरोपीय देशों ने भी इजराइल को चुना, लेकिन कतर, कुवैत, तुर्की, इराक, ईरान, यमन, लेबनान, सऊदी अरेबिया ने फिलिस्तीन का साथ चुना। लेबनान ने तो इजराइल पे रॉकेट तक लॉन्च कर दिए। Those mortar rounds being fired from Lebanon into Israel. हो सकता है अब यह युद्ध एक बहुदेशीय युद्ध बन जाए, पर ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही कि हमास ने एकदम से ये अटैक इजराइल पर क्यों किया। तो इसका डेफिनेट उत्तर तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन हमास का ये अटैक इजराइल पर ठीक उस दिन के अगले दिन हुआ जिस दिन यौम किपुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। अब ये यौम किपुर युद्ध क्या है? तो 1973 में अरब वर्ल्ड, जिसका नेतृत्व उस समय इजिप्ट और सीरिया ने किया था, उन्होंने इजराइल पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया था। उस युद्ध में सऊदी अरेबिया तक ने अपनी फोर्सेस सीरिया की मदद के लिए भेजी थी। उस युद्ध में विजय भले ही इजराइल की हुई हो, परंतु इजराइल को इतनी क्षति पहुंची थी कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर पहुंच गया था। और कई जानकार तो यही मानते हैं कि वो युद्ध इजिप्ट ने जीतने के लिए नहीं, केवल इजराइल को झुकाने के लिए लड़ा था। और हमास ने भी वैसा ही एक सरप्राइज अटैक फिर से इजराइल पर कर दिया, जिसमें सऊदी अरेबिया भी हमास को सपोर्ट कर रहा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम बार बार सऊदी अरेबिया का ही नाम क्यों ले रहे हैं? तो सऊदी इस लिंक में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। पिछले कुछ महीनों से इजराइल और सऊदी अपने संबंध अच्छे करने में लगे हुए हैं। सऊदी और इजराइल एक पीस डील भी करने वाले थे, जिसे डील ऑफ द सेंचुरी माना जा रहा था, और यूएसए इस डील की मध्यस्थता कर रहा था। There's no question. The Abraham Accords
heralded the dawn of a new age of peace. But I believe that we are at the cusp of an even more dramatic breakthrough, an historic peace between Israel and Saudi Arabia. अब सऊदी को ये डील इसलिए चाहिए थी ताकि यूएसए से उसके संबंध अच्छे हों और यूएसए उन्हें ईरान के अगेंस्ट मदद करे। Saudi Arabia and Iran have been at odds for decades. ईरान अपना मिसाइल बेस बढ़ा रहा था जो कि सऊदी के लिए एक बहुत दिक्कत की बात थी, तो सऊदी अपना लाभ देख रहा था यूएसए और इजराइल से डील करके। उधर से यूएसए में चुनाव आने वाले हैं और यदि बाइडेन इजराइल और सऊदी की डील करा देता है, आप सोचिए इजराइल और सऊदी जो हमेशा से दुश्मन रहे हैं उनकी डील करा देता है, तो बाइडेन के लिए ये एक जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में बड़ी डिप्लोमेटिक विन रहेगी, तो उसको पॉलिटिकल फायदा होगा। वहीं इजराइल के संबंध यदि सऊदी से अच्छे होते हैं तो सऊदी उसे लेजिटिमाइज कर सकता है, और यदि सऊदी उसे लेजिटिमाइज कर देगा तो मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे जो देश हैं उनके ताले भी इजराइल के लिए खुल जाएंगे। और हमास इजराइल को सऊदी से लेजिटिमाइज होने से रोकना चाहता है, तो शायद इसीलिए ये युद्ध शुरू किया गया जिसमें सऊदी फिलिस्तीन अर्थात हमास के साथ है। पर एक प्रश्न ये कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये प्रॉब्लम शुरू ही क्यों हुई, वो अगले अध्याय में देखते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो कुछ भी हो रहा है उसका एक बड़ा कारण रिलीजन है और यही कारण भारत में भी है, परंतु इसे समझने के लिए इतिहास को कुरेदना पड़ेगा। मूलतः 19वीं सदी के मध्य में यूरोप की कुछ घटनाएं आधुनिक इजराइल के निर्माता कही जानी चाहिए। 1830 से 1890 के दशकों में यहूदियों का यूरोप के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में संहार किया जा रहा था, छोटी बड़ी मात्रा में, जिसके उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जब यहूदियों को यूरोप में चिन्हित कर करके मारा जाने लगा तो उनका एक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे ज़ायनिज्म कहा जाता है। आंदोलन की मांग थी यहूदियों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र जो कि प्रॉमिस्ड लैंड ही हो सकता था, जिसकी चर्चा यहूदी ग्रंथों में की गई है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आंदोलन का लक्ष्य था कि यहूदी उस क्षेत्र में पलायन आरंभ करें जहां यरूशलेम है, यानी उनका प्रॉमिस्ड लैंड। और इस काम को करने में दो व्यक्तियों की भूमिका प्रमुख है। पहले एल्जायर बेन यहूदा, जो कि 1881 में आज के इजराइल के क्षेत्र में पहुंचे थे। इन्हीं के नेतृत्व में यहूदियों का पहला आलिया यानी कि पलायन आरंभ हुआ था और 1881 से 1903 तक लगभग 25,000 यहूदी आज के इजराइल जो है उसके क्षेत्र में पलायन कर गए थे, जो उस समय केवल अरब क्षेत्र होता था। दूसरे व्यक्ति थे थियोदार हार्जी, जिन्होंने 1896 में पुस्तक लिखी द जूइश स्टेट और 1897 में एक वर्ल्ड जूइश कॉन्फ्रेंस बनाई जिसमें वैश्विक स्तर पर यहूदियों ने भाग लिया था। आज के इजराइल का नेशनल एंथम इन्होंने ही 1897 में चुना था। क्या प्रभाव हुआ इन सब चीज़ों का? 1904 से 1914 तक दूसरा आलिया हुआ जिसमें लगभग 40,000 यहूदी आज के इजराइल वाले क्षेत्र में पलायन कर गए। इन्हीं लोगों ने तेल अवीव नाम का जो शहर है वो बनाया था। पर इसके पश्चात प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और ज़ायनिस्ट यहूदियों ने इंग्लैंड से एक पृथक देश की मांग आरंभ कर दी। इसका क्या प्रभाव हुआ? 1917 में वेलफेयर घोषणा की गई इंग्लैंड के द्वारा एक लेटर के माध्यम से, जिसमें लिखा गया कि हम इस बात से सहमत हैं कि फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बने बिना वहां रह रहे लोगों के जीवन को बाधित किए हुए। 1918 में ऑटोमन साम्राज्य इंग्लैंड से युद्ध हार जाता है और यरूशलेम का क्षेत्र अंग्रेजों के नीचे आ जाता है। 1922 में लीग ऑफ नेशंस बनती है जिसमें एक प्रस्ताव पारित करके इंग्लैंड को ये अधिकार दे दिया जाता है कि इंग्लैंड फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है उस पर राज करे और वहां यहूदियों का कुछ प्रबंध कर दे। और इन सब बातों से दंगे आरंभ हो जाते हैं यहूदियों और अरबियों के मध्य और हगनाह नाम का एक यहूदी मिलिट्री संगठन बन जाता है। और इन सारी चीज़ों के बीच में तीसरा, चौथा और पांचवा आलिया यानी पलायन यहूदियों का वो 1920 से 1930 के दशक के मध्य आरंभ हो जाता है, जिसमें लगभग 3.5 लाख यहूदी पलायन करके उस क्षेत्र में जहां आज इजराइल है वहां पहुंच जाते हैं। और इन सारे पलायनों से यहूदियों की संख्या उस क्षेत्र में अरबियों को टक्कर देने लग जाती है, जिससे अरबियों में असंतोष बढ़ जाता है। 1936 से 1939 तक अरब और यहूदियों में भीषण संघर्ष होता है। हजारों अरबी, यहूदी और ब्रिटिश मारे जाते हैं और तब जाकर 1939 में ब्रिटेन एक श्वेत पत्र लेकर आता है और यहूदियों के आगमन पर अवरोध लगा देता है। पर पलायन
अनाधिकृत रूप से चलता रहता है। इसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है और इसमें यहूदियों ने ब्रिटेन का साथ दिया और अरबियों ने जर्मनी का। द्वितीय विश्व युद्ध इंग्लैंड और उसके साथियों ने जीता। केवल यूएसएसआर की सेना में 2 लाख यहूदी मारे गए थे इस विजय के लिए, और युद्ध के पश्चात यहूदियों को इस विजय का लाभ मिलता है। 1946-47 तक इस क्षेत्र में लगभग गृह युद्ध की स्थिति थी। इंग्लैंड का प्रयास था कि अरब और यहूदियों में कुछ समझौता हो जाए, पर वो हुआ नहीं, क्योंकि यहूदी पृथक देश से कम कुछ चाहते नहीं थे और अरबी यहूदी देश के विरुद्ध थे। जब ऐसी स्थिति हुई तो फरवरी 1947 में ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशंस को ये मामला सौंप दिया, ये कहते हुए कि 15 मई 1948 तक ब्रिटेन जो है वो इस क्षेत्र को छोड़ देगा। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस एक रेजोल्यूशन पास करता है कि इस पूरे क्षेत्र में एक यहूदी राज्य और एक फिलिस्तीन राज्य बनेगा और यरूशलेम यूनाइटेड नेशंस के नीचे रहेगी। इस रेजोल्यूशन से पहले स्क्रीन पर दिख रहे मानचित्र में केवल सफ़ेद डॉट्स यहूदी सेटलमेंट्स थे। यूएन रेजोल्यूशन के पश्चात ये मानचित्र कुछ ऐसा हो गया था और सफ़ेद भाग इजराइल और हरा भाग फिलिस्तीन बन गया था। 14 मई 1948 को इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी गई और इस घोषणा के होते ही अमेरिका और रूस ने इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी बहुत शीघ्र, और इस प्रकार इजराइल एक देश बना, एक नया छोटा सा देश। और यहाँ से आरंभ हुआ एक हर समय चलने वाली दुश्मनी का, यहूदी इजराइल और इस्लामिक अरबिक फिलिस्तीन के मध्य। कैसे युद्ध आम हो गया वो आगे देखते हैं। 14 मई 1948 ब्रिटेन का मैंडेट फिलिस्तीन से समाप्त होता है। जूइश पीपल काउंसिल तेल अवीव म्यूजियम में इकट्ठे होते हैं और एक नए देश इजराइल के उत्थान की घोषणा कर दी जाती है। उसी रात यूएसए इजराइल को मान्यता दे देता है। 3 दिन के बाद यूएसएसआर भी इजराइल को मान्यता दे देता है। लेकिन अरब वर्ल्ड में एक यहूदी देश का आना पच नहीं रहा था और उसी रात कई मध्य पूर्व के देश इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी, ये सब मिलकर इजराइल पर आक्रमण कर देते हैं। यह युद्ध 1 वर्ष तक चलता है और एक नए देश ने अरब वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह को धूल चटा दी थी। युद्ध की समाप्ति के बाद भूगोल भी बदल गया। इजराइल ने युद्ध में भूमि जीती और वापस नहीं की। यूएन ने जितनी भूमि इजराइल को अलॉट की थी, अब उसका आकार बढ़ चुका था। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का आधा यरूशलेम इजराइल के पास आ चुका था। 1949 आया और इजराइल यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बन गया। कई अन्य देशों ने भी इजराइल को मान्यता देनी प्रारंभ कर दी थी। The United Nations General Assembly, which helped to create the state of Israel, now elects her a member nation. ये सब जब हो रहा था तो खाड़ी देशों ने मुख्य रूप से इजिप्ट और सऊदी अरेबिया ने अपनी कारस्तानी करनी प्रारंभ कर दी। 1956 में इजिप्ट ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया और अब स्वेज नहर इजिप्ट के कंट्रोल में थी। इजराइल इसी नहर के थ्रू एशिया और यूरोप में व्यापार करता था और अब यह रास्ता इजराइल के लिए बंद था। उधर से सऊदी ने लाल सागर में अपना वर्चस्व बढ़ाया और इजराइल का मार्ग लाल सागर से भी बंद हो गया। इजराइल पर दोहरी चोट थी, पर इजराइल ने बिना डरे इजिप्ट पर अटैक कर दिया और इजिप्ट के एक बड़े भूभाग को अपने वर्चस्व में ले लिया, जिसे सिनाई का क्षेत्र कहते हैं, और उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक स्वेज नहर और लाल सागर के रास्ते इजराइल के लिए नहीं खुल गए। At last, without warning, Israel strikes. General Moshe Dayan, one-eyed commander-in-chief, orders the tanks into action. Israeli forces sweep across the frontier into the Egyptian desert, while Premier Ben-Gurion declares general mobilization. Within hours, the leading Israeli columns are driving towards the canal. कुछ वर्ष तक कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर 1967 आ गया। 1967 में पुनः 6 दिन का युद्ध हुआ, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान, ये सब देश मिलकर इजराइल पर चढ़ाई कर रहे थे। स्वेज नहर पुनः बंद हो गई थी और 6 दिवस तक चले इस युद्ध में इजराइल ने सभी अरब देशों को पुनः हरा दिया और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला को पुनः अपने वश में कर लिया और साथ ही साथ कब्जा हो गया वेस्ट बैंक पर भी। वेस्ट बैंक अब कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगा था। जब युद्ध में जीत नहीं मिली तो योजनाएं बदलने लगी। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। 1972 में अरब देशों के एक गुरिल्ला संगठन ने जर्मनी में इजराइल की जो ओलंपिक टीम गई थी उसके 11 लोगों की हत्या कर दी, जिसका बदला लिया गया इजराइल के द्वारा रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन से। इसके पश्चात अगला युद्ध हुआ 1973 में। इजिप्ट और सीरिया पिछले युद्ध में खोई भूमि वापस लेने के लिए इजराइल से लड़ रहे थे
रूस अरब देशों के साथ था और इजराइल का साथ दे रहा था अमेरिका। इजराइल ने न केवल युद्ध जीता परंतु इजिप्ट और सीरिया की और भूमि भी उन्होंने हड़प ली। इजिप्ट में वो स्वेज नहर के पास तक पहुंच गया और सीरिया में गोलान हाइट्स के पार पहुंच गया था। והרצה מודיע כי היום, סמוך לשעה 2 בצהריים, פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן। जब युद्ध से बात नहीं बनी तो शांति के प्रयास हुए। 1977 में इजिप्ट के पीएम अनवर अल सादात इजराइल आए, वहां संसद में भाषण दिया और इजराइल को एक देश के रूप में उन्होंने मान्यता दे दी, जिसके बदले में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला से अपना अधिकार छोड़ दिया और दोनों देशों के नेताओं को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। परंतु 1981 में इजिप्ट के नेता को इस शांति का ऋण अपनी हत्या से चुकाना पड़ा। इसके बाद कभी खुले युद्ध नहीं हुए। इसके बाद आतंकवाद हुआ और उसका इजराइल द्वारा प्रतिकार भी हुआ। संधि और शांति की प्रक्रिया हुई लेकिन उसको भी जूते के तले रौंद दिया गया। लेकिन आज क्या विवाद चल रहे हैं और आज के विवादों ने कैसे जन्म लिया, वो आगे देखते हैं। इन सब बातों को सुनकर आपको लग सकता है कि इजराइल ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया है ज़ायनिज़्म आंदोलन के बाद, परंतु यह अधूरा सत्य है और अधूरे सत्य आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखाते, जिसके लिए इतिहास को थोड़ा हमें और कुरेदना पड़ेगा। लगभग 3500 वर्ष पूर्व आज जहां मॉडर्न इजराइल है, उसी क्षेत्र में इजराइल नाम का एक राज्य हुआ करता था 1047 से 930 ईसा पूर्व तक, जिसके मानचित्र को देखकर प्रतीत होता है कि वो आज के इजराइल से कहीं बड़ा था। यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम का टेंपल हजारों साल पहले यहीं पर बनाया गया था। 586 बीसी में बेबीलोनियंस ने इस इजरायली राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस पवित्र मंदिर को तोड़ दिया। इस समय यहूदियों का प्रथम पलायन हुआ इजराइल से, पर कुछ समय पश्चात पर्शियंस ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उन्होंने यहूदियों को अपना टेंपल दोबारा बनाने की अनुमति दी। इसके बाद रोमन्स ने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जे चालू कर दिए, पर उनका शुरुआत में यहूदियों से कोई पंगा नहीं था। इनफैक्ट 53 ईसा पूर्व में रोमन शासक जूलियस सीजर ने यहूदी धर्म को अधिकृत रूप से धर्म की मान्यता दी थी और 40 ईसा पूर्व में रोमन संसद ने इस क्षेत्र को यहूदियों को चलाने के लिए दे दिया था, जिसका मतलब था कि यहूदी राजकार्य देखेंगे पर राज रोमन्स का ही माना जाएगा। पर यह सब बदलने लगा ईसा मसीह को सलीब पर टांगने के पश्चात, जिसका जिम्मेदार यहूदियों को माना जाता है और जहां से जीसस क्राइस्ट के अनुयायियों और यहूदियों के बीच में वैमनस्य बढ़ गया। इस घटना के 70 साल बाद एक रोमन राजा टाइटस ने फिर से यहूदियों के टेंपल को तोड़ दिया और लगातार अगले 60 वर्षों तक उनका संहार होता रहा, पलायन झेलना पड़ा। सन 135 तक यहूदी पुराने इजराइल को छोड़ चुके थे जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था और उस क्षेत्र का नया नाम दिया गया फिलिस्तीन। यहां से स्पष्ट होता है कि पहले इजराइल ही था, उनका संहार किया गया और उसके बाद फिलिस्तीन बनाया गया। आगे चलकर रोमन साम्राज्य के शासकों ने क्रिश्चियनिटी अपना ली और पूरा यूरोप क्रिश्चियनिटी के नीचे आ गया, जो ऑफ कोर्स जूस के दुश्मन बने और यहूदियों का यूरोप में संहार हुआ। ज़ायनिज़्म आंदोलन के बाद यहूदी आज के इजराइल में आ गए, जो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। अब फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमास चार्टर का आर्टिकल 7 पढ़िए, जिसे 1988 में बनाया गया था। यहाँ स्पष्ट रूप से रिलीजन और रिलीजन के सबसे बड़े नेताओं का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि अंतिम यहूदी को भी नहीं छोड़ना। यानी क्रिश्चियनिटी में दुश्मनी का बेस भी रिलीजियस और इस्लामिक दुश्मनी का बेस भी रिलीजियस। कुछ ऐसी ही दुश्मनी भारत की भी है, जिसके बारे में भारत के लोगों को ही नहीं पता है। शत्रुबोध नहीं है क्योंकि वो इतिहास से अनभिज्ञ हैं। भारतीयों और हिंदुओं को इजराइल से क्या सीखना चाहिए, वो आगे देखते हैं। भारत और इजराइल की कंडीशंस में कई समानताएं हैं। जूस का एक लंबे समय तक दमन हुआ, उनका नरसंहार हुआ। भारत में भी हिंदुओं का नरसंहार हुआ और विल डुरंट के अनुसार विश्व में आज तक का सबसे रक्त रंजित जो दौर था वो भारत में इस्लामिक कालखंड था। विल डुरंट के ही अनुसार 8 करोड़ हिंदुओं की बलि चढ़ी थी उस कालखंड में। के.एस. लाल भी 8 करोड़ हिंदुओं के नरसंहार का आंकड़ा देते हैं। तो ये एक फैक्टर इन दोनों ही सिविलाइजेशन के लिए सेम है। जूस के पवित्र मंदिर को कई बार तोड़ा गया बाहरी आक्रांताओं के द्वारा और भारत में भी हिंदू पवित्र मंदिरों को कई बार सूचीबद्ध तरीके से तोड़ा गया है। जूस को समाप्त करने की प्रतिज्ञा कई देश रिलीजन से प्रभावित होकर लेते हैं और भारत से हिंदुओं को समाप्त करने की और भारत का गजवाए हिंद करने की ये सपने भी संजोए जाते हैं। इसके अलावा दोनों ही देश इजराइल और भारत
इस्लामिक देशों से घिरे हुए हैं और इन दोनों ही देशों में आतंक एक बड़ी समस्या रही है। इजराइल में आतंक फैलाता है हमास, जिसे पोषण मिलता है कई अरब नेशन से, और भारत में आतंक आता है पाकिस्तान के थ्रू। दोनों ही देशों में कश्मीर जैसी परिस्थिति है। इसके ऊपर से भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी वो इस्लाम है। 2011 के सेंसस के अनुसार 14%, और आज कई जानकारों का मानना है कि ये पॉपुलेशन 20% के आसपास होगी। और इजराइल की भी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इस्लाम ही है, 18%। और एक तगड़ी सिमिलैरिटी यह भी है कि जब भी जूज और संविधान में चुनने की बात आएगी तो वहां के इस्लामिस्ट संविधान को चुनेंगे, लेकिन बाकी के पूरा समय वो शरिया को लागू करने की बात करेंगे। ऐसा भाई मैं नहीं, प्यू रिसर्च कह रहा है। क्या ऐसा ही कुछ आप भारत के इस्लामिस्ट के साथ भी देखते हैं? उत्तर आप स्वयं से पूछिए। तो भारत और इजराइल मूलभूत तरीके से एक ही जैसी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। दमन का इतिहास भी थोड़ा बहुत एक जैसा सा ही है, पर भारत और इजराइल में एक असमानता है। इजराइल में हमास ने आक्रमण किया तो इजराइल की पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने सबसे पहला काम यह किया कि अपना पूर्ण समर्थन इजराइल की सरकार को दिया, और इजराइल की सरकार ने भी सबसे पहला काम यह किया कि अपने शत्रु को पहचाना और उन पर अटैक किया। वहीं इसके उलट भारत में जब 26/11 हुआ तो भारत सरकार से जुड़े हुए लोग इसे हिंदुओं की, आरएसएस की साजिश साबित करने में लग गए। होम मिनिस्टर तक ने हिंदू आतंकवाद जैसी बातें कह दी। मनमोहन सिंह की सरकार में शत्रुबोध नहीं था, इसीलिए वो यासीन मलिक में शत्रु नहीं मित्र ढूंढ रहे थे। बाटला हाउस के आतंकियों के लिए सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ जाते थे, और आज की सरकार यदि शत्रुबोध समझकर बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करती है तो भारतीय ओपोजिशन उसे समर्थन ना करके सरकार से सबूत मांगती है। भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं। यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। भारत के लोगों को शत्रुबोध नहीं है, और भारत के राजनेताओं के लिए कुर्सी की महत्ता अधिक है। भारत के लोगों को इजराइल से जो सीखना चाहिए वो ये कि अपने शत्रु को चाहे पाताल से भी ढूंढकर समाप्त करना हो तो समाप्त करना चाहिए। उसके लिए सरकार पर प्रेशर बनाना हो तो बनाना चाहिए। भारत का इजराइल पर क्या स्टैंड रहा और भारतीयों में शत्रुबोध क्यों नहीं है, वो आगे देखते हैं। इजराइल को एक अलग देश बनाने की जब बातें चलने लगी, उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि इजराइल का क्लेम अच्छा है और उस स्थान पर वो अरबियों से पहले रहता आया है, परंतु रिलीजन के नाम पर इजराइल के बनने के वो सख्त खिलाफ हैं। गांधी के अनुसार अरब फिलिस्तीन के सही हकदार थे और गांधी इस हक में थे कि यहूदी अपने देश लौट जाएं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नेहरू को पत्र लिखा कि वो इजराइल के बनने में मदद करें। नेहरू जी ने कहा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक राजनेता हूँ और राजनेता को बहुत से काम सेल्फिश होकर करने पड़ते हैं। भारत ने 1947 में इजराइल के बनने के विरुद्ध और 1949 में इजराइल के यूनाइटेड नेशंस का भाग बनने के विरुद्ध वोट किया था। दूसरी ओर भारत के हिंदू संगठन जैसे कि हिंदू महासभा और आरएसएस यहूदियों से सिंपैथी रखते हुए उस समय भी इजराइल के बनने का सपोर्ट कर रहे थे। 17 सितंबर 1950 को इजराइल को भारत द्वारा इनफॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया, ये कहते हुए कि हम चाहें या ना चाहें इजराइल एक सच्चाई है। हम अपने अरब दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इजराइल को मान्यता नहीं दी थी, और ये कहते हुए मुंबई में एक दूतावास खोलने की अनुमति दी गई। इस सब के बाद 1992 में जाकर भारत ने इजराइल में अपनी एम्बेसी खोली। क्या इसका फायदा हुआ था भारत को? 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था तो इजराइल ने भारत को आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दिए थे। भारत की इतने सालों तक इस पॉलिसी का कारण था मुस्लिम वोट बैंक के अधीन रहना। पर 1992 से आज तक इजराइल और भारत के रिश्ते सुधरे ही हैं। भारतीय हिंदुओं की स्थिति यहूदियों से कम नहीं रही, परंतु हिंदू आज भी 100 करोड़ से अधिक हैं। उसके कुछ कारण हैं। एक कारण था हिंदुओं का एक बड़े क्षेत्र में फैला होना और बड़ी जनसंख्या का होना, जिसे समाप्त करने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। दूसरा, हिंदुओं में समय समय पर ऐसे लीडर्स का निकलना जिन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पर दूसरा एंगल यह भी है कि भारत का 33% क्षेत्र पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में इस्लामिक ताकतें खा चुकी हैं और ये क्षेत्र ऑलमोस्ट हिंदू विहीन है। भारत यदि सॉफ्ट पॉलिसीज को अपनाता है तो वो अपना क्षेत्र खोता रहेगा, और यदि कठोर उत्तर देता रहेगा तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, जिसे आप इस्लामिक आतंकवाद के बेहद कम होने के रूप में देख सकते हैं भारत के अंदर। मीनवाइल भारत का उत्तर और कठोर होना चाहिए।
इसराइल की तरह। इसके अलावा इसराइल से सीखते हुए भारत और हिंदुओं को कम से कम शत्रुबोध होना चाहिए। आप यदि ये सोचते हैं तो आप अपने विचार कमेंट्स के रूप में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएंगे। और स्क्रीन पर दिख रही दूसरी वीडियो को अवश्य देखिए जो आपको इस वीडियो से आगे की जानकारी देगी। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।